Assalamualaikum everyone. This is Learners Academy by Bihar Baloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist, and a digital marketing specialist. Today we are going to discuss about personality, what is personality, and how personality develop and how it's affect the human nature. So first of all, when we say what we do means when we say she has got a gorgeous personality, ही हैज़ अ पावरफुल पर्सनालिटी, कि जनाब इसकी जो है वो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, इसकी जो है वो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। ठीक है, जब हम किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो उसका ओवरऑल लुक जो है वो पर्सन की देख रहे होते हैं, उस पर्सन की ओवरऑल इम्प्रेशन को जो है वो चेक कर रहे होते हैं, ओवरऑल इम्प्रेशन को जो है वो देख रहे होते हैं जो उसने हमारे माइंड पे छोड़ा होता है। उसके बाद व्हाट वी से Assalamualaikum everyone, this is Learners Academy by Bihar Baloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist and digital marketing specialist. Today we are going to discuss about personality, कि पर्सनालिटी जो है वो किस तरह से डेवलप होती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, पर्सनालिटी को जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, और पर्सनालिटीज़ की जो है वो थेरीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखा जाता है कि पर्सनालिटी जो है वो क्या है, पर्सनालिटी को जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। जब हम किसी के बारे में कहते हैं कि शी हैज़ गॉट अ गॉर्जियस पर्सनालिटी एंड ही हैज़ अ पावरफुल पर्सनालिटी, सो हम जो है वो उस पर्सन के ओवरऑल लुक के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके ओवरऑल इम्प्रेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो उस पर्सन ने छोड़ा होता है। उसके बाद हम उस पर्सन के जो है वो बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ओवरऑल उसकी जो पर्सनालिटी है उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी में है कि जब हम पर्सनालिटी को ऑफिशियली डिफ़ाइन करते हैं तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सनालिटी इज़ अ टोटल सम ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच पर्सन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, कि लाइक पर्सनालिटी जो है वो उन करैक्टरिस्टिक्स का टोटल सम है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफ्रेंशिएट करता है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है। सेकंड वन, पर्सनालिटी इज़ द स्टेबिलिटी इन अ पर्सनस बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, कि पर्सनालिटी जो है वो एक स्टेबिलिटी का नाम है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी की कंडीशन है जो इंसान के बिहेवियर में ज़ाहिर होती है और अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो होती है। उसके बाद आ जाती हैं थेरीज़ ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारी थेरीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया है, उस पर जो है वो अपनी थेरीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक, और इन थेरीज़ का जो मेन मकसद है, जो मेन गोल है, वो है कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, हाउ पर्सनालिटी डेवलप एंड व्हेन पर्सनालिटी डेवलप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं व्हाट की, तो इसमें आ जाता है कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्हाट वेरिएबल्स अकाउंट फॉर दिस करैक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन आवर पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी जो है वो क्या है, पर्सनालिटी के एसेट्स जो हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी में आ जाती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हाउ द पार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ डज दिस करैक्टरिस्टिक्स डिवेलप, हाउ डू वी बिकम व्हाट वी आर। ठीक है, कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो किस तरह डिवेलप होती है, कैसे जो है वो फैक्टर्स जो हैं वो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से जो है वो पर्सनालिटी उस शेप में आती है जिसको हम कहते हैं कि वी बिकम व्हाट वी आर। देन व्हेन द पार्ट कंसिस्ट ऑफ व्हेन डज पर्सनालिटी डेवलप, व्हेन इज़ पर्सनालिटी मोर मॉडिफाइबल, लाइक जो है वो पर्सनालिटी कब डेवलप होती है
और कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पे जो है वो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट ज़्यादा इम्प्रूव होती है, और कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पे पर्सनालिटी की डेवलपमेंट मॉडिफाइबल होती है, लाइक हम जो है वो पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो थेरीज़ ऑफ पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं। थेरीज़ ऑफ पर्सनालिटीज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल साइकोडायनामिक अप्रोच को जो है वो डिस्कस किया गया है। हम सबको पता है कि साइकोडायनामिक अप्रोच जो है ये फ्राइड की है। फ्राइड ने जो है वो इस पे काम किया, ठीक है। फ्राइड ने जो है वो इस पे काम किया और बेसिकली उसका जो फोकस था वो अनकॉन्शियस पे था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड अनकॉन्शियस हमारे माइंड का वो पार्ट या वो लेवल है जो हमारी पर्सनालिटी को जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अनकॉन्शियस है क्या। अनकॉन्शियस द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। Unconscious consist of desires, demos and needs। कि अनकॉन्शियस जो है वो पर्सनालिटी का वो पार्ट है जिस पे हम जो है जिससे जो है वो हम डायरेक्टली अवेयर नहीं होते, बट इसमें जो है वो हमारी नीड्स एंड डिज़ायर्स जो हैं वो आ जाती हैं। और इसके अलावा जो अनकॉन्शियस है ये हिडन पार्ट है हमारे माइंड का, हिडन लेवल है हमारे माइंड का, कि इंसान जो है वो इससे खुद अवेयर नहीं होता, इंसान को नहीं पता होता कि उसके अनकॉन्शियस में जो है वो क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ साइको एनालिसिस अप्रोच में जो है वो फ्राइड के वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लाइक साइकिक डिटर्मिनेशन आ जाती है इसमें, कि साइकिक एनर्जी जो है वो पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करती है। बेसिकली साइकिक माइंड या फिर साइकिक एनर्जी जो है वो हमारे बिहेवियर की ओवरऑल जो है वो कॉज बनती है। उसके बाद रोल ऑफ अनकॉन्शियसनेस है कि अनकॉन्शियस जो है वो क्या रोल प्ले करता है। और उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है कि कॉन्शियसनेस बेसिकली हमारा जो है वो माइंड का वो लेवल होता है जिससे हम इमीडिएटली अवेयर होते हैं, हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछेगा हमारे घर के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हमारी एजुकेशन के बारे में, तो हम जो है वो उसको ऑन द स्पॉट जो है वो जवाब दे देंगे। तो ये क्या है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जिससे जो है वो हम अवेयर होते हैं। उसके बाद सबकॉन्शियस आ जाता है। ये जो है वो माइंड का लेवल जो है वो कॉन्शियस से थोड़ा सा बिलो होता है, ठीक है, लेकिन इससे भी पर्सन जो है ना किसी हद तक अवेयर होता है। उसके बाद जो सबसे बिलो पार्ट है, बिलो लेवल है हमारे माइंड का, वो अनकॉन्शियस है, जिसमें जो है वो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, ऐसी डिज़ायर्स जो पूरी नहीं होती, ऐसी नीड्स जो पूरी नहीं होती, और माइंड का वो पार्ट जिससे हम जो है वो अवेयर नहीं होते। अब उसके बाद आ जाता है कि अनकॉन्शियस को जो है वो किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो अप्रोच किया जाता है, किस तरह से जो है वो अनकॉन्शियस के पार्ट को जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। तो इसमें फ्राइडियन अप्रोचेस की दो जो है वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। एक जो है वो ड्रीम एनालिसिस है कि ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम्स का जो है वो एनालिसिस करके इंसान के जो है वो अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर किया जाता है। ये देखा जाता है कि अनकॉन्शियस में जो है वो कौन सी नीड्स और कौन सी डिज़ायर्स और कौन सी इम्पल्सिस जो है मौजूद है जो इंसान की पर्सनालिटी को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब ड्रीम्स में जो है वो ड्रीम्स की दो टाइप्स होती हैं, एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है और एक लेटेंट कंटेंट होता है। मैनिफेस्ट कंटेंट जो है वो ऐसा कंटेंट होता है जो एज़ इट इज़ हमारे ख्वाबों में जो है वो अपीयर होता है, ठीक है, हमें जो है वो चीज़ें एज़ इट इज़ नज़र आ रही होती हैं। और जो लेटेंट कंटेंट होता है इसमें जो है वो हिडन मीनिंग्स होते हैं, हिडन कंटेंट होता है, लाइक स्नेक देख लिया, कोई उड़ती हुई चीज़ देख ली, पानी देख लिया। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू फ्राइड जो हमारा लेटेंट कंटेंट होता है ये जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद साइको डायनामिक मॉडल ऑफ पर्सनालिटी आ जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ इट, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। इसमें जो है वो पर्सनालिटी के लेवल्स आ जाते हैं। पहले हमने माइंड के लेवल्स की बात की जिसमें हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस था। अब हम पर्सनालिटी का जो है वो बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मॉडल ऑफ पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं जिसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो आ रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ईड है। ईड जो है वो ये बेसिकली प्लेयर प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है। इसमें हमारी वांट्स, हमारी नीड्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिनको जो है वो एट अ टाइम पूरा करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स जो हैं वो डिमांड करती हैं। उसके बाद ईगो आ जाता है। अब ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका जो है वो रिलेशन वो रियल वर्ल्ड से होता है, ठीक है। इसमें जो है वो रियलिटी पे बेस्ड चीज़ें जो है वो हमारी आ जाती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद सुपर ईगो है।
सुपर ईगो जो है ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे बेस करता है। इसमें जो है वो सोसाइटी की यूनिवर्सल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, और इसको जो है वो सोसाइटी जो है वो देख रही होती है, सोसाइटी जो है वो इसको डिटरमाइन कर रही होती है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, यानी कि ये मोरालिटी की बेस पे जो है वो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद इसमें ऑडिपियस कॉन्फ्लिक्ट आ गया एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ गया। ऑडिपियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली फैलिक स्टेज पे होता है, और ऑडिपियस कॉम्प्लेक्स में जो है वो ऑडिपियस कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली फैलिक स्टेज पे होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल चाइल्ड है वो जो है वो मेल चाइल्ड बिगेन्स टू डेवलप लव एंड पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर हर मदर एंड नेगेटिव फीलिंग्स फॉर हर फादर। कि इसमें जो है जो बच्चा होता है बेसिकली जो मेल होता है लड़का होता है वो अपनी माँ के लिए जो है वो मोहब्बत के जज्बात रखता है और अपने बाप के लिए जो है वो नफ़रत के जज्बात का जो है वो इजहार करता है। और इसी तरह से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है जो ये लड़कियों में होता है कि लड़कियाँ जो है वो माँ से जो है वो नफ़रत करती हैं और बाप से जो है वो मोहब्बत का इजहार करती हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड के जो कॉन्सेप्ट हैं। और इसी तरह से ये स्टेज जो है वो ओवरऑल ह्यूमन पर्सनालिटी को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। और एंजाइटी का जो लेवल है वो भी इसी स्टेज में जो है वो डेवलप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो इड की नीड जो है वो पूरी ना हो रही हो, इड और सुपर ईगो के दरमियान जो है वो बैलेंस ना हो, इनका बैलेंस जो है वो अनबैलेंस हो जाए तो फिर एंजाइटी जो है वो राइज़ होती है, एंजाइटी जो है वो डेवलप होती है। उसके बाद जो है वो फ्राइड ने कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स जो हैं वो बताए हैं कि जब इस तरह की अनबैलेंस सिचुएशन जो है वो आती है इड और सुपर ईगो के दरमियान, तो इंसान जो है वो कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स जो है वो यूज़ करता है। ये अलग बात है कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो अच्छा तरीका है एंजाइटी से कोप करने का या नहीं। इसमें सबसे पहले रिप्रेशन आ जाता है। अब रिप्रेशन में क्या होता है कि ब्लॉकिंग अनप्लेजेंट अनअक्सेप्टेबल थॉट्स बाय पुशिंग दैम इनटू द अनकॉन्शियस फॉर अ इवेंट ऑफ अ पेनफुल चाइल्डहुड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेनफुल इवेंट जो है वो इंसान के साथ होता है या कोई भी ऐसी नागवार चीज़ जो है वो इंसान के साथ होती है तो वो उसको बजाय एक्सेप्ट करने के जो है वो ब्लॉक कर देता है, उसको जो है वो अनकॉन्शियस में धकेलने की कोशिश करता है कि ये चीज़ जो है वो हुई नहीं है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसके बाद डिसप्लेसमेंट है। डिसप्लेसमेंट में ये होता है कि उस पेनफुल इवेंट को या फिर उस पेनफुल जो है वो फीलिंग्स को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है किसी और चीज़ के साथ, ठीक है। इसमें जो है वो टारगेट जो है वो चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉस का गुस्सा जो है वो बीवी पे आके निकालना या फिर बीवी का गुस्सा जो है वो बच्चों पे निकालना, जो कि अक्सर हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है। उसके बाद डिनाइल है। अब डिनाइल में क्या होता है कि रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज और एक्सेप्टेड एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स एंड इम्पल्सिस बीइंग अ हैवीली स्मोकर बट सेइंग आई एम एन ओकेजनल स्मोकर। फॉर एग्ज़ाम्पल के डिनाइल कर देना, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करना कि ये चीज़ तो मेरे साथ हुई नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। उसके बाद जो है वो प्रोजेक्शन आ जाती है। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है वो इंसान अपनी फीलिंग्स को जो है वो प्रोजेक्ट कर देता है सोशली एक्सेप्टेबल वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो बजाय इसके कि हम जो है वो इसको दूसरे लोगों पे निकालें, लोग जो है वो जिम चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या किसी गेम्स में जाके पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होती, ऐसे वेज जो है वो यूज़ करते हैं अपनी एंजाइटी को जो है वो कम करने के लिए। तो इसको जो है वो प्रोजेक्शन कहते हैं। उसके बाद सप्लीमेंशन होता है। सप्लीमेंशन में क्या होता है, कन्वर्टिंग अनवांटेड इम्पल्सेस इनटू सोशली अप्रूव्ड थॉट्स फीलिंग्स एंड actions in laws but heavily a very friendly manners and become stamp collector and overcome impulses to states। सप्लीमेंशन में भी यही है कि इसमें जो है वो फीलिंग्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है, अपनी इम्पल्सेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है सोशली एक्सेप्टेबल वे में। उसके बाद द साइको एनालिटिकल अप्रोच आफ्टर फ्राइड के बाद फ्राइड ने जो है वो बेसिकली अनकॉन्शियस पे काम किया था। उसकी जितना भी फोकस था वो अनकॉन्शियस पे था। उसने कहा कि अनकॉन्शियस जो है वो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन उसके बाद जो उसके फॉलोअर्स थे बेसिकली उसी के ही स्टूडेंट्स थे
उन्होंने जो है वो अपना स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बनाए, अपने जो है वो व्यूज़ दिए कि बाकी चीज़ें भी अनकॉन्शियस के अलावा और चीज़ें भी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, लाइक हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो गया, हम इंसान की जो है वो अपनी साइकी हो गई, सोसाइटी हो गई, इंसान का इन्वायरमेंट हो गया, ये चीज़ें भी जो है वो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। अब इनको जो है द साइकोएनालिटिकल अप्रोच आफ्टर फ्राइड, द न्यू फ्राइडियंस, द theories who belong to the Freudian schools and supported but later disagree on some issues and differ from Freud। कि अब न्यू फ्राइडियंस में कौन से जो हैं वो आ जाते हैं, वो बेसिकली फ्राइड के फॉलोअर्स ही आ जाते हैं, जो बेसिकली पहले फ्राइड के साथ थे लेकिन बाद में जो है वो किसी भी पॉइंट पे उनका इख्तलाफ हो गया, किसी भी पॉइंट पे उनको जो है वो इशू हो गया, तो उन्होंने जो है वो अपना अलग से स्कूल ऑफ थॉट बना लिया। अब बेसिस ऑफ न्यू फ्राइडियंस एंड डिसएग्रीमेंट विद फ्राइड आ जाते हैं कि किन किन बेसिस पे जो है वो फ्राइड के फॉलोअर्स ने जो है वो फ्राइड से डिसएग्री किया। इसमें सबसे पहले है कि देयर एम्फसाइजेस ऑन द फंक्शंस ऑफ ईगो एंड कंट्रोल एंड इट हैड ओवर रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल वेरिएबल्स। अब फ्राइड जो था उसने सोशल वेरिएबल्स को जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया था, उसका सारा फोकस जो था वो अनकॉन्शियस पे था। अब जो फ्राइड के फॉलोअर्स थे वो कहते थे कि सोसाइटी भी इंसान की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है, सोशल वेरिएबल्स जो हैं वो भी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एम्फसाइजेस ऑन द रोल ऑफ पर्सनालिटी एंड कल्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फ्राइड आइडिया ऑफ अ प्राइमरी इंपोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल अर्ज। अब इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यू फ्राइडियंस, फ्राइड का जो बेसिक आइडिया था या फिर जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सेक्सुअल अर्जेस हैं वो प्राइमरीली इंसान की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, वही जो है वो इंसान की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो न्यू फ्राइडियंस थे वो कहते थे कि जस्ट ये एक फैक्टर नहीं है जो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करता है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंसान की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद द न्यू फ्राइडियंस एम्फसाइज मोर देन फ्राइड द फॉलोइंग्स, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया फ्राइड के कॉन्सेप्ट से हट के, अनकॉन्शियस से हट के, सेक्सुअल नीड से हट के। अब वो कहते थे कि द रोल ऑफ करंट सोशल इन्वायरमेंट, के इंसान का जो करंट सोशल इन्वायरमेंट है वो इसकी पर्सनालिटी में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस जो ऑन गोइंग उसके साथ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बचपन से लेके अब तक जो चीज़ें उसके साथ हुई हैं वो भी उसकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लव एंड सोशल मोटिवेशन हैव अ सिग्निफिकेंट रोल, कि इंसान की जो सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो इंसान की पर्सनालिटी में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट, इंसान का जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, किन कंडीशंस में डेवलप हो रहा है, ये चीज़ जो है वो इंसान की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद सेल्फ एस्टीम इज़ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट न्यू फ्राइडियंस, के सेल्फ एस्टीम जो है ये मेन रोल प्ले करती है। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट इफ़ेक्ट ऑन आवर पर्सनालिटी। तो बेसिकली ये न्यू फ्राइडियंस थे जिन्होंने डिफरेंट चीज़ों को जो है वो ऐड किया पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्ल योंग, कि योंग ने जो है वो क्या रोल प्ले किया पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। अब इसमें था कि योंग जो है ये भी फाउंडर है साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का। इसने जो है वो एनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की जो है वो बेस रखी। Jung was a mathematical, he understand the descriptions of personality, he has a positive